नेक्स्ट केस देखते हैं। फिर से मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ही कराता हूँ, आओ। और इस बार टैक्स रेट भी दिया हुआ है। आइए जी, केस स्टडी नंबर 5 एमटीपी से लिया है। ये भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ही केस स्टडी है। सो आई होप सो आपको बहुत आनंद आया होगा। मुझे तो बहुत मजा आया करा के, आपका मुझे पता नहीं है। चलिए आइए जी। तो थोड़ी स्पीड ज्यादा है, पर स्पीड ज्यादा होनी भी चाहिए। 4 महीने हमने रगड़ रगड़ के एफएम पढ़ा है, क्यों नहीं होनी चाहिए? टेस्ट भी दे दिया, रिवीजन भी कर लिया, हर काम कर लिया, अब तो समझ में आना ही चाहिए था। चलिए पढ़िए। टियागो लिमिटेड इज एन ऑल इक्विटी कंपनी, तो अभी तो वो ऑल इक्विटी कंपनी है जी, लिवर्ड नहीं है। एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। There has been a surge in demand for their products due to rising oil prices. तो oil prices बढ़ने के कारण डिमांड बढ़ गई है। The company was established 5 years ago with an initial capital of 10 lakh. शुरू में कैपिटल 10 लाख सी, 5 साल पहले एस्टेब्लिश हुई थी, काम की बात कोई है नहीं। And since then it has raised funds by IPO, taking the total paid up capital to 1 crore. Current paid up capital है उसकी 1 crore, comprising of fully paid equity shares of the face value of 100 each. तो बच्चे 5 साल पहले कैपिटल कितनी थी, हमें क्या लेना देना है। करंट पेड अप कैपिटल है उसकी कितनी, 1 करोड़ की। द कंपनी करंटली हैज अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स ऑफ 60 lakhs, तो आज उसके पास रिजर्व्स भी हैं। 1 करोड़ की शेयर कैपिटल है, 60 लाख के उसके रिजर्व्स है। द कंपनी हैज बीन फॉलोइंग कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट पॉलिसी ऑफ 40% ऑफ अर्निंग्स। इस बार डिविडेंड पे आउट रेशियो दी हुई है 40%, मतलब रिटेंशन रेशियो कितनी हो गई, 60%। पिछली बार सीधी रिटेंशन रेशियो दी हुई थी, इस बार पे आउट रेशियो दी हुई है 40%, तो रिटेंशन रेशियो हो गई कितनी, 60%। द रिटेन्ड अर्निंग्स बाय कंपनी आर गोइंग टू प्रोवाइड अ रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 20%, तो आरओई भी दिया हुआ है। करंट ईपीएस इज एस्टिमेटेड टू बी 20, तो ईपीएस दिया हुआ है। एंड प्रिवेलिंग पीई रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी इज 15x, तो पी रेशियो दी हुई है 15 टाइम्स। हालांकि मैं डाटा बाद में लिखूंगा, यहां क्यों लिख रहा हूं। द कंपनी वांट्स टू एक्सपैंड इट्स कैपिटल बेस बाय रेजिंग एडिशनल फंड, तो नए फंड रेज करने जा रहा है। पिछली बार सारे ही नए थे, इस बार उसके पास एग्जिस्टिंग फंड्स भी हैं, शेयर कैपिटल रिजर्व एग्जिस्टिंग है, कुछ फंड्स नए रेज करने जा रहा है बाय वे ऑफ डेट, प्रेफरेंस एंड इक्विटी मिक्स। The company requires an additional fund of 1 crore 20 lakh. The target ratio of owned funds to borrowed funds is 4:1 post the fundraising activity. ये आया ना मजा। फंड रेजिंग एक्टिविटी के बाद टारगेट रेशियो ऑफ ओन्ड फंड्स टू बोरोड फंड्स इज 4:1, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कितना पैसा रेज करना है। एडिशनल फंड 1 करोड़ 20 लाख है। कैपिटल गियरिंग इज टू बी केप्ट एट 0.4। बच्चे डेट प्रेफरेंस और इक्विटी मिक्स है ना, तो प्रेफरेंस के लिए आपको कैपिटल गियरिंग रेशियो दे दी है। सर कैपिटल गियरिंग रेशियो हमने पढ़ी थी, अरे रेशियो में पढ़ी तो थी। Existing debt markets are under pressure due to ongoing RBI action on NPAs of the commercial bank. Due to challenges in raising the debt funds, the company will have to offer 100 face value debenture at an attractive yield of 9.5%. सर आप हंस क्यों रहे हैं? बहुतों को तो पता भी नहीं लगेगा वो क्या कर गया आपके साथ, मुझे पता लग गया है। एंड अ कूपन रेट ऑफ 8% टू द इन्वेस्टर्स। पर ये क्या है, अट्रैक्टिव यील्ड ऑफ 9.5%, कूपन रेट 8%, अभी पता लग जाएगा, ठीक है। इशू एक्सपेंसेस विल अमाउंट टू 4% ऑफ नेट प्रोसीड्स, तो फ्लोटेशन कॉस्ट भी है सवाल में। नेट प्रोसीड्स का 4% है, जो भी आपकी जेब में आएगा। Preference shares will have a face value of 1000 each, offering a dividend rate of 10%. The preference shares will be issued at a premium of 5%, redeemed at a premium of 10% after 10 years at the same time at which the debentures will be redeemed. तो डिबेंचर की लाइफ भी 10 साल है, प्रेफरेंस शेयर्स की लाइफ भी 10 साल है। The CFO of the company is evaluating a new battery technology to invest the above raised money. The technology is expected to have a life of 7 years. Okay. It will generate after tax marginal cost operating cash flows of 25 लाख पर एनम। मुझे तो लगता है ये कैपिटल बजटिंग आ गया, एनपीवी ना मांग ले कहीं सवाल में। अज्यूम
मैं तो यही तो कह रहा था कि कहीं ये भी ना फिर ना भूल जाए, इस बार दिया हुआ है। सो मार्जिनल टैक्स रेट है 27%। ठीक है जी, दोबारा तो पढ़ने ही पड़ेगा। मांगा क्या है पहले भी देखते हैं। व्हाट इज द बेस्ट एस्टिमेट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ टियागो, यही मांगा है। Which of the following is the most accurate measure, देखो यहां भी क्या लिखा है, बेस्ट एस्टिमेट, उसको भी पता है आंसर इधर उधर आएगा, बेस्ट एस्टिमेट बता दो कहता, मोस्ट एक्यूरेट मेजर ऑफ इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर। बाप रे बाप, क्या ये हमने किया हुआ है? यस, हमने इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर निकालना सीखा हुआ है, और एक क्वेश्चन भी किया हुआ है क्लास में, जो कॉस्ट ऑफ करके दिखाते हैं, है ना, लग जाएगा पता। छोड़ो ना पुराना क्या किया है, दोबारा रिवाइज करते हैं सब कुछ। वैसे आपने बुक में ये क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ केडी। शुक्र है इस बार कौन से मेथड से मांगा है, अप्रोक्सीमेशन मेथड से कह रहा है केडी बता दो कितना है, तो केडी मांग लिया है सवाल में। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड, तो जान बच गई जी इस बार सारा कुछ ही किस मेथड से मांगा है, अप्रोक्सीमेशन मेथड से। पिछली बार तो वाईटीएम के कारण इतना टाइम लग गया। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ मार्जिनल कैपिटल टू बी रेज्ड। बच्चे लेट्स डू वन थिंग, ये देखो 10 नंबर का केस एमटीबी से लिया ना, तो मार्क्स भी दिए हुए हैं। लेट्स डू वन थिंग, वीडियो को यहां कर दो पॉज, पहले इसको खुद से सॉल्व करो और फिर आप मेरे से आंसर मैच करा लीजिएगा। तो पहले खुद से सॉल्व करिए, चलिए पॉज करिए वीडियो को। मैं तो बच्चे अभी शुरू हो जाऊंगा, आपको पॉज करके वेट करना पड़ेगा, तो मैं तो अभी स्टार्ट हो जाऊंगा। चलिए आप पॉज करिए। आई होप सो बच्चे आपने कर लिया होगा, और होप सो आपका हो भी गया होगा। सो आइए, छोटा सा सवाल है, तो डाटा क्या लिखना है, जो जो चाहिए होगा निकाल लेंगे। तो जी के ही निकालना है, तो ये डाटा सारा दिया हुआ है। E020 है, के का फॉर्मूला क्या होता है, K इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाय P0 प्लस जी, यही होता है। पेपर में आपको ये फॉर्मूले नहीं लिखने, आपको तो रफ में आंसर करना है। तो E020 है, डिविडेंड पेड 40% है, तो D0 कितना हो गया, 20 का 40%, यानी कि कितना, 8 रुपए। तो D1 कितना हो गया, उसके लिए पहले G निकालना पड़ेगा, तो G होता है B इंटू ROE, तो रिटेंशन रेशियो 60% है, ROE 20% है, तो 60 का 20%, आपका G कितना हो गया, 12%। तो D1 कितना हो गया, 8 इंटू, ये छोटा ही सवाल है, 8 इंटू, ये आपके MTB में है, ये छोटा ही है। P0 दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं, P0 भी निकालना पड़ेगा। EPS दिया है, P रेशो दिया है, तो आपको पता है P रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, MPS अपॉन EPS, तो कई बार कर चुके हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, MPS, तो 20 इंटू 15, तो MPS इज 20 इंटू 15 यानी कि 300। तो आइए, D1 कितना है, 8.96 डिवाइडेड बाय 300 प्लस 12%, 14.99, ये राजी आंसर, 14.99%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट मेजर ऑफ इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर। तो बच्चे इधर देखो, दोबारा पढ़ो क्या लिखा था। इशू प्राइस क्या होता है, हमने किया था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस, जाके देखना आपकी कॉपी पे स्पेशली इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स लिखवाया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस। तो आइए, डिस्काउंटेड एट YTM, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिस्काउंट करते हैं। तो ये तो देखो, वो कह रहा है 100 फेस वैल्यू का डिबेंचर हमें 9.5 की यील्ड पे इशू करना पड़ेगा, दिस इज डिस्काउंट रेट। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5%, कूपन रेट 8 है। अब सोचो, बाजार दे रहा है 9.5%, यील्ड होता है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट दे रहा है 9.5%, आपका बॉन्ड दे रहा है 8%, तो आपका बॉन्ड तो बच्चे डिस्काउंट पे बिकेगा, तो कितने का बिकेगा ये निकालना है। और इशू प्राइस कितना है, 4% ऑफ द प्रोसीड्स, पर पहले तो प्रोसीड्स निकालने पड़ेंगे ना, उसके तो 4% का कोई रोल नहीं है। तो 100 रुपए के ऊपर 8% ब्याज देंगे, 10 साल लाइफ है, वो अगली लाइन में लिखा था। तो कैसे निकलेगा, 100 रुपए पे 8% ब्याज हो गया 8 रुपए, और यहाँ इंटू 1 माइनस टी नहीं करते, जाके देखना सब लिखवाया हुआ है। इशू प्राइस निकालने के लिए 1 माइनस टी नहीं करना, केडी निकालने के लिए करना है। तो 8 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 9.5% कॉमा 10 प्लस लास्ट में कितना मिलेगा 100,
100 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 9.5% कॉमा 10। सो आइए फैक्टर निकालते हैं। 1 डिवाइड बाय 1.095, 0.4035। तो ये हमने किया हुआ है, एक आधा सवाल ही था इसके ऊपर, इशू प्राइस के ऊपर 6.2788। तो 8 इंटू, सर अब हमें पेपर में कितने डिजिट लेने हैं बच्चे? अगर दूसरा सवाल है तो आप तो 3 डिजिट में ही करिए, ये तो मुझे टैली कराना होता है इसलिए मैं ऐसे करता हूँ। 8 इंटू 6.2788 प्लस 40.35, 90.58 आ रहा है। ये तो एग्जैक्ट ही आज मैच हो रहे हैं आंसर। सो 90.58। सो क्या हमने इशू प्राइस किया हुआ है? बिल्कुल किया हुआ है, जाके कॉपी देखिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं नोट्स रेफर कराऊं। हाँ, एक ही क्वेश्चन था, ज्यादा नहीं था, ये मैं बता दूं आपको। आगे केडी बताना है जी, यूजिंग अप्रोक्सीमेट मेथड। हाँ तो ठीक है। इंटरेस्ट कितना है? 8, टैक्स रेट 27% प्लस आरवी कितना है? आरवी कुछ नहीं बताया तो आरवी 100 ही लेना पड़ेगा फेस वैल्यू। नेट प्रोसीड्स कितना है? नेट प्रोसीड्स आएगा आपका, इसमें से माइनस कर दीजिए 4% फ्लोटेशन कॉस्ट, तो 90.58 माइनस 4%, 86.96। भाई फ्लोटेशन कॉस्ट 4% ऑफ प्रोसीड्स है, प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स का 4%, इशू प्राइस का 4%। 86.96 डिवाइड बाय 10, 86.96 प्लस 100 डिवाइड बाय 2, तो 8 माइनस 27%, 5.84 प्लस 10 माइनस 86.9 डिवाइड बाय 10, 100 माइनस 86.9 डिवाइड बाय 10, 1.01, 1.01 डिवाइडेड बाय 186.9 डिवाइड बाय 2, 93.45। इतना को केस ही आएगा लगता है, वो तो कुछ ज्यादा ही बड़ा था, पर मेरा नहीं है जी, वो भी इंस्टीट्यूट ने कहा करो तो हमने करा दिया। 7.33% आ रहा है, तो किसके इर्द गिर्द बैठ रहा है? 7.64 के। ये पास पास इर्द गिर्द क्यों नहीं आया? इतना फर्क क्यों आया? चेक करो। 100 प्लस 86 ये तो एग्जैक्ट आना चाहिए था। 93.45, 8 माइनस 27%, 5.84, 100 माइनस 86.9। अच्छा, यहाँ पे मेरे कैलकुलेशन एरर है, 1.31 आया। मैं भी कहूँ इतना फर्क क्यों आ गया? 5.84 प्लस 1.31 डिवाइडेड बाय 93.45, एग्जैक्ट है 7.6564। ये ठीक था, है ना? कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड। सो प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू 1000 है, 10% डिविडेंड का रेट है, 5% प्रीमियम पे इशू होगा, तो रिडीम 10% प्रीमियम पे होगा। ठीक है जी, तो बताओ डिविडेंड कितना है? 1000 का 10% कितना? 100। आरवी है, कितने परसेंट प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है? रिडीम डाटा प्रीमियम ऑफ 10%, 1100। इशू डाटा प्रीमियम ऑफ 5%, यस 1050। नहीं, इशू डाटा डिस्काउंट है कि प्रीमियम है? तो प्रेफरेंस शेयर्स विल बी इशू डाटा प्रीमियम ऑफ 5% एंड रिडीम डाटा प्रीमियम ऑफ 10%। अगर 5% के प्रीमियम पे इशू होगा तो आपकी जेब में कितना आएगा? 1000 प्लस 5%, 1050, है ना? 1050 डिवाइड बाय 10 होल डिवाइडेड बाय 1100 प्लस 1050 डिवाइड बाय 2। चलिए जी, इस पे वो तो होता नहीं, क्या कहते हैं, क्या नहीं होता, 1100 टैक्स नहीं होता ना। 105 डिवाइडेड बाय 1075, 9.76% है। ये तो ऑप्शन ही नहीं है। ये क्या हो गया? गलती करी मैंने। प्रेफरेंस शेयर्स हैं विल बी इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। हाँ तो ठीक तो है। अगर 10% प्रीमियम पे इशू होगा तो 1000 वाला कितने का इशू होगा? 1050 का इशू होगा। और रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5% प्रीमियम है ना, और रिडम्पशन हो रही है इस पे, तो ये टैली क्यों नहीं होगा?
क्या हुआ सर? बच्चे इंस्टीट्यूट ना, ऐसे हो सकता है गलती ना करे, यहाँ पे डिस्काउंट लेके किया हुआ है, इसको डिस्काउंट कर लो, इससे आंसर आएगा आपका। ये देखो, मैं सोल्यूशन खोल के देखा है, यहाँ इसको काट के डिस्काउंट करो, क्योंकि कैलकुलेशन तो मैंने 2 बार चेक कर लिया। डिस्काउंट ऑफ 5% है जी, क्या समस्या है? मतलब बिना गलती के तो एफएम का सवाल होता ही नहीं है, तो ये 950 आ जाएगा। अब आ जाएगा आंसर भी। तो 1100 माइनस 950 डिवाइड बाय 10। सर पेपर में अगर ऐसे हो गया तो आपको नंबर मिल जाएंगे बच्चे, इसकी फिक्र ना करो, क्योंकि आपको ऑप्शन ही नहीं दिखेगा कोई, तो वो आपको 2 नंबर फ्री के दे देगा वो। 1100 प्लस 950 डिवाइड बाय 2, 1025। तो 115 डिवाइड बाय 1025, 11.22। देखा ना, अब आंसर आ गया 11.22। तो ये तो बच्चे अब समस्या है, ये क्या कर सकते हैं। इसका लास्ट पार्ट अच्छा था, क्योंकि वेट्स ढूंढने थे सवाल में। व्हाट इज द बेस्ट रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और यही पे ही ढूंढते हैं। 4 सोर्स है आपके, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। कॉस्ट आपने तीनों की निकाल ली है। केडी कितना निकाला है? 7.64%। आंसर वाला दूंगा मैं, जो आंसर में दिया हुआ है 11.22%। और के कितना निकाला है? के हमने निकाला था 14.99%। बच्चे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आंसर पूछा है, तो जब मार्जिनल का पूछे तो क्या एग्जिस्टिंग वेट्स कंसिडर करने हैं? द आंसर इज नो। देखो फिर से इधर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा है, तो क्वेश्चन में तो एग्जिस्टिंग वेट्स भी थे ना, तो जब मार्जिनल का आंसर मांगेगा तो हम एग्जिस्टिंग वेट्स को कंसिडर नहीं करेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो आइए इनका वेट ढूंढना पड़ेगा जी। सो जरा केस को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इधर देखो जरा क्या लिखा था। वो कहता था 1 करोड़ कैपिटल तो आपकी पहले से ही है, 10 रुपए का एक शेयर है, 1 करोड़ कैपिटल है, 60 लाख के आपके रिजर्व है। द रिटेन्ड अर्निंग्स आर, ये तो फालतू बात थी, कहाँ लिखा था कितने वेट लेने हैं? वो कैपिटल गेयरिंग रेशियो, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, इधर देखो। द टारगेट रेशियो ऑफ ओन्ड टू बोरोड कैपिटल इज 4:1 पोस्ट द फंड रेजिंग एक्टिविटी। मतलब नया 120 लाख इशू करने के बाद टारगेट रेशियो अपने और बोरोड फंड्स की 4:1 है। तो अपने फंड्स तो उसके पास ऑलरेडी 1 करोड़ 60 लाख, 160 लाख के फंड्स अपने हैं, 160 लाख के फंड्स ऑलरेडी अपने हैं उसके, 120 लाख और रेज करना है, तो 160 प्लस 120 टोटल कितना हो गया? 280 लाख रेज करना है। और वो कह रहा है टारगेट रेशियो है ओन्ड टू बोरोड फंड्स की 1:4। मतलब बोरोड फंड्स कितने होंगे? 280 का 1/5, तो डिवाइड बाय 5, 56 आप बोरो कर सकते हैं, तो डेट 56 का आएगा। प्रेफरेंस शेयर्स भी तो ओन्ड फंड्स में ही आता है ना। पता लगा? वो कह रहा है फंड रेजिंग एक्टिविटी के बाद, ये नया पॉइंट है, फंड रेजिंग एक्टिविटी के बाद टारगेट रेशियो ऑफ ओन्ड फंड्स टू बोरोड फंड्स 4:1 है। और थोड़ा क्लियर कर देते हैं, इधर देखो। आपकी एग्जिस्टिंग, पेपर में तो जैसे मर्जी करो, मुझे तो आपको समझाना है ना। एग्जिस्टिंग कैपिटल है 1 करोड़ 100 लाख, और एग्जिस्टिंग रिटेन्ड अर्निंग्स है 60 लाख, तो टोटल एग्जिस्टिंग कैपिटल है 160 लाख प्लस फ्रेश कैपिटल कितनी रेस करनी है। जिसने ये पार्ट सही किया है उसको मैं मानूंगा कि उसने सही किया है, क्योंकि ऊपर तो बहुत इजी था, 280 लाख। इसमें डेट कितना रखना है? 1/5। वो कह रहा है ओन्ड फंड्स टू बोरोड फंड्स की रेशियो लेनी है 4:1, तो 1/5, तो 280 लाख डिवाइड बाय 5, 56 लाख का डेट लेंगे। तो ओन्ड फंड्स कितने रखने हैं? ओन्ड फंड्स रखने हैं 4/5, तो 280 लाख इंटू 4/5, 224 लाख। इसमें से ऑलरेडी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स है 160 लाख का,
तो बाकी क्या इशू कर लेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नहीं 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 नहीं, क्योंकि एक और रेशो दी है, कैपिटल गियरिंग रेशियो इज टू बी केप्ट एट 0.4x। कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला बताओ, डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, यही होती है डेट। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो रखनी है 4 टाइम्स, 4x रखनी है। अब डेट हम ढूंढ चुके हैं, डेट कितना है 56 लाख का। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ढूंढनी है तो हम कह सकते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस तो 160 लाख का है ही अपने पास, है ना। इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस नहीं, ये तो सेम ही आ जाएगा ना। एक मिनट, 160 लाख इंटू 4 माइनस 56 लाख, एक मिनट, हाँ 160 लाख इंटू 4, पर नया इक्विटी भी तो रेज होगा ना, क्वेश्चन लिखा है इक्विटी रेज करना है, एक मिनट मुझे पढ़ लेने दो। डेट प्रेफरेंस एंड इक्विटी मिक्स, हाँ जी नया इक्विटी रेज करना है, तो फिर इक्विटी 2 होंगे आपके। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्रेफरेंस शेयर प्लस डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, ये भी गलती है सवाल में, बाप रे बाप। मैं भी कहूं 4x से आंसर कैसे आएगा बच्चे, वो 0.4 है। मैंने अच्छा 0.4 ही है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत पढ़ा है, 0.4 ही है, सॉरी माफ करिएगा, नहीं नहीं गलती नहीं है जी, 0.4 ही है, मैं 4x लिखी जा रहा हूं। तो 0.4x कैपिटल गियरिंग रेशियो कितनी है, 0.4x, और वो कह रहा है कि इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय इक्विटी दिस शुड बी इज इक्वल टू 0.4। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो देखो कि कैपिटल गियरिंग रेशियो इज इक्वल टू टोटल फंड्स माइनस इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी। समझ गए भाई, टोटल फंड्स में से अगर इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस कर देंगे तो डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही तो बचेगा। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो 0.4 है, टोटल फंड्स कितने हैं, टोटल फंड्स हैं हमारे, टोटल फंड्स कितने हैं 280 लाख, 280 लाख माइनस इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी, तो यहां से बच्चे इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी, और यहां इक्विटी के मतलब इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स है, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। तो इक्विटी कितना आ गया बताओ, 280 लाख डिवाइडेड बाय 1.4, 200 लाख की बच्चे इक्विटी है, और आपकी एग्जिस्टिंग इक्विटी कितनी है 160 लाख, तो 40 लाख का फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर है। बाप रे बाप, ये मुश्किल पॉइंट था। फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 40 लाख, कुछ ना कुछ नया डाल रहे हैं ये लोग। फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 40 लाख, तो बन गई बात आपकी। टोटल आपको 224 लाख ओन फंड्स रखने हैं, 160 प्लस 40 200 लाख के तो इक्विटी फंड्स है, तो ऊपर के 24 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। ये मुश्किल पॉइंट था, मुझे नहीं पता आप लोग कर पाए कि नहीं कर पाए, पर अगर कर पाए तो मेरा सलाम है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा पॉइंट था। ये कैपिटल गियरिंग रेशियो से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ढूंढना था सवाल में। चलो जी अब तो हो गया काम, नए वाले वेट्स लेने हैं आपको। तो डेट का वेट कितना है 56, प्रेफरेंस का 24 और इक्विटी का 40, यही तो था। 120 लाख नया रेज करना था ना, क्योंकि क्वेश्चन ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा था। 0.4667 0.2 0.3333, सो आइए जी 7.64 इंटू 0.4667 3.57, 11.22 इंटू 0.2 2.24, 14.99 इंटू 0.3333 5, तो 3.57 प्लस 2.24 प्लस 5 10.81%।
बाप रे, ये तो आंसर ही नहीं है, फिर गलती होगी कोई। यार कोई ना कोई कैलकुलेशन एरर हो जाते हैं। डेट 7.64 ही है ना? यस। प्रेफरेंस 11.22 है, यस। कैलकुलेशन एरर हुई है। 7.64 0.4667 3.57 ही आ रहा है, ठीक तो है। 11.22 इंटू 0.2 2.24 ही आ रहा है, ये भी ठीक है। 40 इंटू 0.3333 13.33, ये गलत कर दिया। नहीं 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 नहीं, 14.99 इंटू 0.3333, ठीक तो है। 5 आ रहा है, ठीक तो किया भाई। 3.57 प्लस 2.24 प्लस 5 10.81 नहीं आ रहा है, ये तो आंसर ही नहीं है। क्या करें? बच्चे इंस्टीट्यूट ने गलत सॉल्व किया इसको। हम्म। ये 5 तो ठीक है, हमारा भी उतना ही आ रहा है। यहाँ पे वेट्स तो उन्होंने यही लिए हैं, 0.3333, 0.46666667, 14.99, सारा कुछ सेम ही है। ये भी 5 ठीक है। यहाँ पे इन्होंने गलती करी है, कैलकुलेशन एरर है। 11.22 इंटू 0.2 दैट इज 2.24 होता है ना, इन्होंने 1.53 लिया हुआ है। कैसे आया 1.53? मैं दिखाऊंगा आपको, इधर तो दिखाना तो पड़ेगा ना, कि आपने को ये ना लगे मैंने गलत करा दिए। ये होगा इसमें शायद, नहीं लाना पड़ेगा। रुकिए, मैं इंपोर्ट करता हूँ। सुविधा देखिए, ये देखिए, किया वही है। ये 5 हमारा भी ठीक है, ये देखो। 11.22 इंटू 0.2 करना जरा कैलकुलेटर पे, कौन से कैलकुलेटर पे ये 1.33 आता है? 11.22 इंटू 0.2 दिस इज 2.24। 7.64, चाहे जितने मर्जी डिजिट ले लो, ये आंसर फिर भी गलत ही रहना है। 7.64 आओ इनके ले लेते हैं। 0.4 1 2 3 4 5 6 7 बार 6, लो 3.57 आ रहा है। और ये 5 है, हमारा भी यही आया था, तो इन्होंने आंसर भी गलत दिया हुआ है। 10.81 इज द आंसर। तो मैं क्या करूं बताओ? ये देखो, इन्होंने आंसर भी वही लिखा हुआ है। 11.76 आ ही नहीं रहा है, पता नहीं कैसे ले रहे हैं ये। सो गलत है, 10.81 आंसर है। इसको काट के लिख लो। मतलब बिना गलती के तो ये क्या ही करेंगे बताओ। खुद कह रहे 10.81 है, मैं थोड़ा कह रहा हूँ। सो फिर भी ना करते करते भी आधा घंटा लग गया इसको करते करते, और ये मेरे हिसाब से बहुत इजी था। ये जहाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल मांग लिया ना, वहां आपको टाइम लग जाएगा, और ये पॉइंट तो तंग करेगा आपको पेपर में। ठीक है, सो लिख लो इसको जल्दी। जिसको ये सारा लिखना है वो लिख लो एक बार। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, पॉज करिए। बच्चे ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा अच्छा पॉइंट था कैपिटल गियरिंग रेशियो वाला।